हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था। ये विदेश नीति अगर हम नेपोलियन बोनापार्ट की पढ़ेंगे तो हमें हर हालत में इसकी महाद्वीपीय व्यवस्था पढ़नी पड़ेगी। और ये महाद्वीपीय व्यवस्था उसने ब्रिटेन के खिलाफ चलाई थी, क्योंकि ब्रिटेन को फ्रांस हरा नहीं पाया था। आप जानते हैं ये फ्रांस में था, और फ्रांस ब्रिटेन को नहीं पराजित कर पाया था युद्ध में। तो इस कारण से ब्रिटेन से चिढ़ करके इसने ब्रिटेन के खिलाफ ये महाद्वीपीय व्यवस्था लेकर के आया था, जिसको कि महाद्वीपीय नाकाबंदी भी कहते हैं। और इसका मेन उद्देश्य यही था, ये जो पूरी स्लाइड्स हम पढ़ेंगे, कि ब्रिटेन को किस तरीके से हम आर्थिक रूप से, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर कर दे कि ब्रिटेन कहीं सरवाइव नहीं कर पाए, उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ जाए। ये इस महाद्वीपीय व्यवस्था में उसने ये व्यवस्था की थी। महाद्वीप का मतलब है पूरा यूरोप इसमें शामिल हुआ था, क्योंकि फ्रांस नेपोलियन से सभी डरते थे और किसी न किसी युद्ध में पराजित हुए थे। तो पूरा यूरोप यानी महाद्वीप, पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट ही इस व्यवस्था में शामिल था कि इसके कहने पर, नेपोलियन बोनापार्ट के कहने पर, कि आप ब्रिटेन का माल खरीदे नहीं और ब्रिटेन को हर तरीके से रोकना है आगे बढ़ने से। तो इसीलिए इसको महाद्वीपीय व्यवस्था कहते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। पृष्ठभूमि क्या थी? यहाँ ब्रिटेन लोकेटेड है और ये फ्रांस है। ये फ्रांस है, आप ये देख रहे हैं, ये इटली है, ये ऑस्ट्रिया और प्रशा है, ये प्रशा है, ये ऑस्ट्रिया है, और ये रशिया पड़ जाता है, और ये ब्रिटेन है पूरा आपका ऊपर का हिस्सा, या ये ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है आपका, ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है। तो क्यों ऐसा नेपोलियन को लगा कि हमको महाद्वीपीय व्यवस्था लानी चाहिए, और क्यों ब्रिटेन से इसका 36 का आंकड़ा हुआ? तो ब्रिटेन की, इसको हम लोग देखते हैं कि क्या पृष्ठभूमि थी। पृष्ठभूमि मतलब पीछे की हिस्ट्री क्या थी कि नेपोलियन को महाद्वीपीय व्यवस्था लानी पड़ी। तो ब्रिटेन की नौसैनिक श्रेष्ठता। तो ब्रिटेन जो था ये ब्रिटेन, ये नौसेना में बहुत, इसकी पूरी दुनिया में इसकी कोई काट नहीं थी। इसकी जो पूरे समुद्र के बीच में है, ये देखिए, ये इंग्लिश चैनल कहलाता है, ये बीच का रास्ता है। तो ये पूरे से समुद्र से घिरा हुआ था। तो इधर से उधर जाने में इसको किस चीज़ की आवश्यकता थी? इधर से उधर व्यापार पहुंचाने में या एशिया में व्यापार पहुंचाने में इसके पास क्या ज़रूरी चीज़ थी? इसके पास ज़रूरी चीज़ थी कि इसके पास सैनिक बेड़ा बहुत बड़ा हो। कौन सा सैनिक बेड़ा? नौसैनिक, ठीक है। इसका बेड़ा बहुत बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि ये पूरा चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। तो फ्रांस की और ब्रिटेन की लड़ाई होती है ट्राफलगर की लड़ाई, और इसमें जो है फ्रांस का साथ देता है स्पेन। तो स्पेन के पास जो एक समुद्र तट है यहाँ पर, वो उस जगह का नाम था ट्राफलगर। तो इस ट्राफलगर नाम की जगह पर ये युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो है ये समय था 31 अक्टूबर 1805 का। और स्पेन के पास, जो कि हमने आपको स्पेन बता दिया कि स्पेन कहाँ लोकेटेड है, तो स्पेन यहाँ लोकेटेड है, और इसी के पास यहाँ कहीं ट्राफलगर नाम का एक समुद्री क्षेत्र था। तो एक तरफ ब्रिटेन की सेना थी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ब्रिटेन है, इसकी सेना थी, और इस सेना का नेतृत्व एडमिरल नेल्सन ने किया था। और दूसरी तरफ थी फ्रांस और स्पेन की संयुक्त सेना। तो ये रहा फ्रांस और ये रहा स्पेन, इन दोनों ने मिलकर के ये एक योजना बनाई थी कि ये ट्राफलगर के पास जो है, इस जगह पर इसको घेर लेते हैं ब्रिटेन की सेना को, और इस सेना को जो है पराजित कर देंगे। क्योंकि उस समय नेपोलियन जो था वो पूरे यूरोप पर कब्जा करने का सपना देख रहा था, प्रयास कर रहा था, पूरा यूरोप उसका हो जाए, वो ये सपना देख रहा था।
और ब्रिटेन इसमें सबसे बड़ी बाधा था, क्योंकि ब्रिटेन पर वो कब्ज़ा नहीं कर पा रहा था। और क्योंकि ब्रिटेन के पास सबसे ज़्यादा ताकतवर नौसेना थी, हमने बताया कि सेना, वो भी नौसेना में सबसे ज़्यादा ताकतवर था। इसीलिए नेपोलियन ने सोचा कि पहले ब्रिटेन की नौसेना को हम हरा देते हैं और इसके बाद जो है ब्रिटेन अपने आप ही हार जाएगा। तो ये नेपोलियन ने ऐसा सोचा। तो ये युद्ध कैसे हुआ? फ्रांस और स्पेन की संयुक्त सेनाओं ने, ये दोनों हमने आपको बताया, फ्रांस और स्पेन की दोनों सेनाओं ने 33 जहाज़ लेकर, इनके पास दोनों मिलाकर के 33 जहाज़ थे, तो 33 जहाज़ लेकर ये समुद्र में उतरे और ब्रिटेन को चुनौती दी कि आ जाओ, तुम युद्ध मैदान में आ जाओ, हम तुमसे लड़ते हैं। ब्रिटेन के पास कितने जहाज़ थे? सिर्फ 27 जहाज़ थे और इनके पास 33 जहाज़ थे। तो ब्रिटेन के पास तो कम जहाज़ थे। अब क्या सोचे? तो ब्रिटेन ने दिमाग लगाया कि जो उनके जो रणनीतिकार थे, जिन्होंने ये सीन बनाई थी, नेल्सन ने, उन्होंने क्या किया कि जो 33 जहाज़ खड़े हुए थे लाइन से, पेन दिखाती हूँ, मान लीजिए, सॉरी, ये एक जहाज, ये हो गए, ये तो ब्रिटेन ने क्या किया, अपने 20 जहाज़ निकाल दिए। तो यहाँ के जहाज़ इनके अलग हो गए, यहाँ के जहाज़ इनके अलग हो गए, और ब्रिटेन की सेना के पास तोपें थी नौसेना में, तो इधर से इधर तोपों पे अटैक किया, इधर से इधर तोपों से अटैक किया। तो फिर क्या हुआ, इनकी जो इनकी आर्मी थी, इनकी जो सेना थी, वो जो है टूट गई। और इसमें जो ये लोग थे, स्पेन और फ्रांस, ये बहुत कमज़ोर पड़ गए। इसके नतीजे क्या निकले? फ्रांस और स्पेन के लगभग 22 जहाज़ नष्ट हो गए। मतलब फ्रांस और स्पेन मिलकर के, ये दोनों मिलकर के जो जहाज़ बनाए हुए थे, लगाए हुए थे, 33 जहाज़ थे, इसमें से 22 जहाज़ इनके नष्ट हो गए और ब्रिटेन का एक भी जहाज़ इसमें नष्ट नहीं हुआ। और जो नेल्सन थे, जो इसका अगुवाई कर रहे थे ब्रिटेन की तरफ से, वो इसमें शहीद हो गए और ब्रिटेन की शक्ति बहुत बढ़ गई और 100 साल तक वह अजेय शक्ति बनी रही, कोई भी उस पर अटैक नहीं कर पाया। और इस प्रकार से जो फ्रांस था वो ब्रिटेन से बहुत चिढ़ गया, नाराज़ हो गया, और ट्राफलगर की लड़ाई ने ये तय कर दिया कि यूरोप पर चाहे नेपोलियन राज करे, समुद्र पर राज सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन ही करेगा। तो इसी कारण से ब्रिटेन जो है चिढ़ गया था, किससे चिढ़ गया था? इंग्लैंड से या ब्रिटेन से चिढ़ गया था फ्रांस, और फ्रांस ने उसको रोकने के लिए महाद्वीपीय व्यवस्था लाई। तो इस पर हम लोग देख लेते हैं। नौसैनिक श्रेष्ठता थी, यूरोप पर नियंत्रण करना चाहता था, पूरे यूरोप पर कब्जा करना चाहता था नेपोलियन। और आर्थिक शक्ति, ब्रिटेन की शक्ति जो है उद्योगों और व्यापारिक नेटवर्क में निहित थी। यानी कि ब्रिटेन के जो कॉलोनी थी वो एशिया में थी, जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, ठीक है, अमेरिका में थी, अफ्रीका में थी, कई जगह इसकी कॉलोनी थी। इसीलिए ये बहुत बढ़ रहा था, क्योंकि इसके पास धनदाने की कमी नहीं थी और नौसैनिक इसका बेड़ा बहुत मजबूत था। तो नेपोलियन ने सोचा कि यदि वह ब्रिटेन के व्यापार को ही अवरुद्ध करे, अब इस तरीके से तो हरा नहीं पाया, युद्ध में तो ब्रिटेन को हरा नहीं पाए, तो अब क्या करें? अब ऐसा करते हैं कि ब्रिटेन के व्यापार को ही रोक देते हैं, ब्रिटेन के व्यापार को तोड़ देते हैं, जहाँ जहाँ दुनिया में ये व्यापार करता है उसको तोड़ देते हैं। तो ये क्या होगा, ये घुटने के बल आ जाएगा ब्रिटेन, और क्या कहते हैं, इसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाएगी। तो ब्रिटिश नाकाबंदी, 16 मई 1806 को ब्रिटेन ने फ्रांसीसी तट की नाकाबंदी की घोषणा की, जिसके जवाब में नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था की शुरुआत की। तो ब्रिटिश नाकाबंदी यानी कि ब्रिटेन ने कहा कि हम फ्रांस का जो भी तट है, ये एरिया है, इस पर निगरानी रखेंगे, नाकाबंदी करेंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे ताकि यहाँ से यहाँ कोई ना आ जा पाए। तो जैसे ही 1806 में ब्रिटेन ने नाकाबंदी की, नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था की शुरुआत कर दी। महाद्वीपीय व्यवस्था मतलब ये पूरा जो यूरोप है, ये किसी भी तरीके से ब्रिटेन के साथ अपना व्यापार नहीं करेगा। उसके कोई जहाज़ यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, या एशिया या यूरोप या अफ्रीका कहीं नहीं जा पाएंगे।
और पूरे यूरोप को इसमें साथ देना पड़ेगा। इसको कहा गया महाद्वीपीय व्यवस्था। उद्देश्य क्या था? आपको मालूम है कि ब्रिटेन को कमज़ोर करना, यानी आर्थिक एक तरीके से युद्ध था, क्योंकि वो उसको सामरिक युद्ध में यानी युद्ध में सीधे सीधे नहीं पछाड़ पाया था फ्रांस ब्रिटेन को, तो उसने ये इस प्रकार का आर्थिक युद्ध किया था। ब्रिटिश व्यापार को अवरुद्ध करना, ताकि ब्रिटेन के जो सामान हैं यूरोपीय बाज़ारों से ब्रिटिश सामानों को बाहर कर देना, ब्रिटेन के व्यापार को नष्ट करना। तो महाद्वीपीय व्यवस्था का सीधा सीधा मतलब ये था कि ब्रिटेन को आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाना, औद्योगिक क्षति पहुंचाना, ब्रिटिश उद्योगों को बाजार से वंचित करके उन्हें बंद करने के लिए मजबूर करना, तो और बेरोज़गारी पैदा करना। जब किसी समाज में बेरोज़गारी हो जाएगी, देश में बेरोज़गारी हो जाएगी, तो वहाँ की गवर्नमेंट अपने आप गिर जाएगी और लोग सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। आर्थिक संकट उत्पन्न करना, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को इतना कमज़ोर करना चाहता था कि वहाँ राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो और सरकार को आत्मसमर्पण करना पड़े। जब कोई देश आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाता है तो वहाँ राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाती है। राजनीतिक अस्थिरता का मतलब है वहाँ कभी भी सरकार गिर सकती है, लोग या सेना कभी भी सरकार गिरा सकते हैं। तो ये राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना चाहता था, क्योंकि ब्रिटेन को वो युद्ध में नहीं हरा पाया था, इस तरीके से ब्रिटेन को वो हराना चाहता था। फ्रांस का आर्थिक लाभ, इसमें फ्रांस का भी आर्थिक लाभ था। ब्रिटेन को फ्रांस से खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए मजबूर करके बहुमूल्य धातुएं प्राप्त करना। तो ये चाहता था फ्रांस की जो ये महाद्वीपीय व्यवस्था हम लागू करें, इसमें ब्रिटेन फ्रांस से खाने पीने की चीज़ें खरीदे और बहुमूल्य धातुएं जो है वो फ्रांस को दे। तो ये चाहता था नेपोलियन। यूरोपीय एकीकरण, इससे क्या होता, पूरा यूरोप एक हो जाता और फ्रांस के नेतृत्व में ही चलता। फ्रांस जो कहता वो उसके ही पीछे पीछे पूरा यूरोप चलता। तो ये उसका उद्देश्य था। बर्लिन डिक्री आती है। अब देखिए, ये आपके में शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है कि बर्लिन डिक्री क्या है। तो 21 नवंबर 1806 को नेपोलियन ने बर्लिन डिक्री की घोषणा की। नेपोलियन चूँकि फ्रांस का सम्राट था, इसलिए इसने इस बर्लिन डिक्री की घोषणा की थी। क्यों जारी की थी बर्लिन डिक्री? ताकि नेपोलियन यूरोप पर अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहता था। उसकी सबसे बड़ा दुश्मन जो शक्ति थी वो ब्रिटेन थी, और ब्रिटेन की ताकत उसकी व्यापार और नौसेना थी, ये हमें मालूम है। तो नेपोलियन जानता था कि ब्रिटेन को हम युद्ध में नहीं हरा सकते, तो किस प्रकार के युद्ध में हम हरा सकते हैं? हम उसको आर्थिक युद्ध में हम उसको हरा सकते हैं, ताकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था टूट जाए। तो नेपोलियन, बर्लिन डिक्री क्या थी? नेपोलियन ने पूरे यूरोप को आदेश दिया कि पूरा यूरोप ब्रिटेन के साथ व्यापार बंद कर देगा, कोई भी देश ब्रिटेन के साथ व्यापार नहीं करेगा। ब्रिटेन के जहाज़ किसी भी यूरोपीय बंदरगाह में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यानी यूरोप का जो मैप आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी ब्रिटेन का जहाज़, ये मान लीजिए ब्रिटेन है, ये यहाँ पे कोई भी देश जो है ब्रिटेन के जहाज़ों को अपने बंदरगाह में नहीं लेगा। बंदरगाह मतलब कि जहाँ पर जहाज़ आते हैं, खड़े होते हैं, सामान लाते हैं, फिर और अपने रास्ते की तरफ चले जाते हैं, तो बंदरगाह में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जो भी देश ब्रिटेन से व्यापार करेगा उसे फ्रांस का दुश्मन माना जाएगा। ये भी बर्लिन डिक्री में उसने जो है कहा था। तो इसे ही कॉन्टिनेंटल सिस्टम या महाद्वीपीय व्यवस्था कहते हैं, ताकि जो ब्रिटेन था वो यूरोप से अलग थलग पड़ जाए। तो असर पड़ा क्या बर्लिन डिक्री का? तो ये हम लोग देखते हैं कि नेपोलियन ने इस आदेश की घोषणा की, इसको बर्लिन डिक्री के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश द्वीपों की नाकेबंदी की, यानी जो ब्रिटेन के पास जो द्वीप थे उन पर भी नाकेबंदी कर दी गई, उनको चारों तरफ से घेर लिया गया ताकि ब्रिटेन अपना सामान ना पहुंचा सके। व्यापार पर प्रतिबंध लगाया, फ्रांस और उसके सहयोगी देशों को ब्रिटेन के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार करने से रोक दिया गया। ब्रिटिश सामानों की जब्त कर लिया गया। अगर कोई जहाज़ जा रहा है और उसमें ब्रिटिश सामान है तो उस सामान को पकड़ लिया जाता था, जब्त कर लिया जाता था। ब्रिटिश नागरिकों की गिरफ्तारी, फ्रांस या उसके सहयोगी देश, जो भी उसके सहयोगी देश थे, सभी ब्रिटिश नागरिकों को पकड़ लिया गया, उनको युद्धबंदी घोषित कर लिया गया। तो ये घटनाक्रम कब घटित होता है? 1806 में ब्रिटिश नाकाबंदी होती है। यानी ब्रिटेन, आपको मालूम है
ब्रिटेन जो है फ्रांस के तट की नाकाबंदी करता है। ठीक अगले उसी कुछ महीनों बाद बर्लिन डिक्री 1806 में 21 नवंबर को बर्लिन डिक्री ये फ्रांस घोषित करता है। और बर्लिन कहाँ है? बर्लिन जर्मनी की राजधानी है और इसमें महाद्वीपीय व्यवस्था की आधिकारिक शुरुआत होती है। यानी कि महाद्वीपीय व्यवस्था मतलब कोई भी यूरोप का महाद्वीप और जो है ब्रिटेन से नौसेना के द्वारा व्यापार नहीं करेगा। कहीं पे भी बंदरगाह में ब्रिटेन के जहाज़ नहीं रुक पाएंगे पूरे यूरोप में। 1807 में ब्रिटिश प्रतिक्रिया आती है, आर्सन काउंसिल द्वारा जवाबी कार्रवाई होती है और 1807 में मिलान डिक्री आती है। तो अभी हम लोग बर्लिन डिक्री चूँकि पढ़ रहे हैं, इसके बाद का चैप्टर आपका मिलान डिक्री होगा। तो क्या इसका असर पड़ा बर्लिन डिक्री का? ब्रिटेन पर व्यापार प्रभावित हुआ। भाई आप ब्रिटेन जो व्यापार कर रहा था लेकिन उसका व्यापार तो प्रभावित हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका व्यापार प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि उसके कई उपनिवेश थे, कॉलोनी थी। जैसे एशिया में भारत है, चाइना है, अमेरिका है, अफ्रीका है, तो यहाँ पर वो अपना माल पहुँचाने लगा। आप यूरोप में नहीं लेना चाहते हो माल तो मत लो, हम जो है अपने महाद्वीपों में जो हमारे अधीन हैं, जो देश हमारे और जो हमारे क्या कहते हैं कॉलोनी है, हम उनमें अपना माल बेच देंगे क्या कहते हैं। और ये इससे उल्टा क्या हुआ, यूरोपीय देशों को ही नुकसान हुआ क्योंकि ब्रिटेन से बहुत ज़रूरी सामान यूरोप में आता था। जैसे कपास आता था, चीनी आती थी, कॉफ़ी आती थी, अब मसाले आते थे जो कि भारत से जाते थे ब्रिटेन को, तो वो ब्रिटेन यूरोप में पूरे यूरोप में भेजता था। तो इससे क्या हुआ, यूरोप को ही अब ब्रिटेन का माल नहीं मिल रहा था और इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत यूरोप में आ रही थी। तो अब धीरे धीरे क्या होने लगा, तस्करी होने लगी चुपचाप, ठीक है, लोग चोरी छुपे ब्रिटेन से माल खरीदने लगे। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट आया, नया गलत चीज़ आई। और रूस ने बाद में इस सिस्टम को समाप्त किया, ये जो है, क्योंकि रूस को बहुत दिक्कत हुई इस सिस्टम से। तो इसको ये और कई देश मिल करके फिर बाद में नेपोलियन के खिलाफ हो गए थे। तो ये बर्लिन डिक्री का मतलब है 1806 में नेपोलियन ने घोषणा की कि जो है अब ब्रिटेन से कोई व्यापार नहीं करेगा, ब्रिटेन के जहाज़ों को पकड़ लिया जाएगा, ब्रिटेन के लोग जो यूरोप में हैं उनको ज़ब्ती कर ली जाएगी और यूरोप का कोई भी देश ब्रिटेन से व्यापार नहीं करेगा। लेकिन ये इसका उल्टा असर पड़ता है। इसके बाद आती है आपकी मिलान और फोंटेब्लू की डिक्री। इसमें बर्लिन डिक्री का विस्तार हुआ। जो बर्लिन डिक्री चलाई थी नेपोलियन ने कि बर्लिन यानी आपका जर्मनी की राजधानी थी, वहाँ से ये चलाई गई थी कि कोई भी ब्रिटिश बंदरगाहों से आने जाने वाले या ब्रिटिश निरीक्षण से गुजरने वाले सभी जहाज़ों को जब्त कर लिया जाएगा। इसमें क्या हुआ था, अब तटस्थ जहाज़ों पर प्रतिबंध लग गया, तटस्थ देशों के जहाज़ों को भी जब्त करने का आदेश दे गया। तटस्थ मतलब जो ना फ्रांस के साथ थे ना ब्रिटेन के साथ थे। जैसे भारत है, अक्सर तटस्थ देश रहता है, कोई कहीं भी युद्ध हो रहा है तो भाई युद्ध रोको, ना हम रशिया के साथ हैं और ना ही यूक्रेन के साथ हैं, हम तटस्थ देश हैं। तटस्थ मतलब बीच के हैं, हम ना तुम्हारी तरफ बोलेंगे ना तुम्हारी तरफ बोलेंगे। तो तटस्थ देश जो भी थे उनके भी जहाज़ों को जब्त करने का आदेश दे दिया नेपोलियन ने। और यदि वे ब्रिटिश बंदरगाहों पर रुके हों, ब्रिटिश अधिकारी द्वारा जांचे गए हों, तो उन जहाज़ों पर रोक लगा दी जाएगी, प्रतिबंध लगा दी जाएगा। फोंटेनब्लू डिक्री, तो ये मिलान डिक्री जो है 1807 में आई। इसमें बर्लिन डिक्री का बस विस्तार किया गया, जो बर्लिन डिक्री थी उसको और बढ़ा दिया गया और कड़ाई से उसका पालन किया गया। फिर इसके बाद आपकी फोंटेनब्लू डिक्री। तो बर्लिन डिक्री के अंतर्गत क्या हुआ, तटस्थ राज्यों जहाज़ों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर भारत का जहाज़ गुजर रहा है तो भारत तो चलिए मान लीजिए कॉलोनी था ब्रिटेन की, तो उस पर तो प्रतिबंध लग ही जाएगा। लेकिन अगर कोई और देश जैसे मान लीजिए स्पेन है या कोई और है, पुर्तगाल है, जो तटस्थ है, वो दोनों के बीच में नहीं बोलना चाहता, अगर उसका जहाज़ गुजर रहा है तो उस पर भी ये प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये मिलान डिक्री में ये फाइनल हुआ। फिर फोंटेनब्लू की डिक्री 1810 में आई। तो आपने देख लिया बर्लिन डिक्री 1806 में आई, मिलान डिक्री 1807 में आई और फोंटेनब्लू की डिक्री 1810 में आई। इसमें क्या हुआ
इसमें महाद्वीपीय व्यवस्था को और कठोर बनाया गया। तो बर्लिन डिक्री में तो ये था कि नाकाबंदी की घोषणा हुई और ब्रिटेन के साथ व्यापार बंद होने की बात हुई। मिलान डिक्री में ब्रिटिश बंदरगाहों से आने वाले व्यापार और ब्रिटिश निरीक्षण से गुजरने वाले सभी लोगों को तटस्थ जहाज़ों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन ये फॉन्टेनब्लू जो डिक्री थी उसे और कठोर बनाया गया। इसमें जो भी ब्रिटेन के सामान थे जो मिल रहे थे उनको जब्त करके जलाने का आदेश दे दिया गया। इसमें तो सीधे सीधे ये सामान को नष्ट करने का ही आदेश दे दिया गया और तस्करी पर रोक, कड़े उपाय किए गए जिसमें जब्त किए गए माल पर भारी जुर्माना लगाया गया। अगर किसी व्यक्ति के पास जर्मनी का ब्रिटेन का सामान मिलता है या कोई तस्करी करता है यानी स्मगलिंग करता है तो उसको जो है भारी जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये आपको पता चल गया कि महाद्वीपीय व्यवस्था में 3 डिक्रियाँ लगी थी, बर्लिन डिक्री, मिलान डिक्री और फॉन्टेनब्लू डिक्री। लेकिन इसका 1812 में रूस ने महाद्वीपीय व्यवस्था का विरोध किया क्योंकि रूस को बहुत नुकसान हो रहा था। व्यवस्था का कार्यान्वयन, व्यवस्था कैसे लागू की गई, तो सहयोगी राज्यों पर दबाव। फ्रांस के जो भी सहयोगी राज्य थे, आप देख सकते हैं प्रतिशत कितना ज़्यादा प्रतिशत था, तो ये इतना बड़ा प्रतिशत सहयोगी राज्यों का था। तो उन पर दबाव डाला गया कि आप इस महाद्वीपीय व्यवस्था का पालन करें, जिसमें हॉलैंड था, स्पेन था, इटली था, जर्मनी था। तो ये जो फ्रांस के सहयोगी राज्य थे, देश थे, तो इन पर जो है ये कहा गया कि आप महाद्वीपीय व्यवस्था लागू रखिए अपने यहाँ। ब्रिटेन का जो भी माल आ रहा है उसको जला दीजिए, ब्रिटेन के अपने बंदरगाह में ब्रिटेन का सामान मत घुसने दीजिए। तो इस प्रकार से ये से उम्मीद की गई। निरीक्षण और जब्ती, बंदरगाहों पर कड़ी निगरानी रखी गई और ब्रिटिश सामानों की जब्ती के लिए विशेष दल गठित किए गए। ब्रिटिश माल को जलाने के आदेश दिए गए। तो ये इस तरीके से व्यवस्था बनाई जा रही थी कि कैसे ब्रिटेन का सामान नष्ट किया जाए। लाइसेंस प्रणाली, नेपोलियन ने कुछ व्यापारियों को विशेष लाइसेंस जारी किए जिससे वे शुल्क के भुगतान पर ब्रिटिश सामानों का आयात कर सकते थे। लेकिन ये व्यवस्था में विरोधाभास, तो ये गलत काम हुआ क्योंकि नेपोलियन ने कुछ अपने खास लोगों को, खास व्यापारियों को कुछ लाइसेंस दे दिए थे जिससे वो ब्रिटेन के साथ व्यापार कर सकते थे। तो इसमें क्या हुआ, यूरोप में विद्रोह होना शुरू हो गया कि अच्छा हम तो माल मंगा नहीं रहे, क्या कहते हैं, अपने यहाँ हैं, और आप अपने ही लोगों को, कुछ लोगों को, अपना परिवार के लोगों को या अपने मित्र लोगों को अच्छा बनाने के लिए आप वो भी दे रहे हो, क्या कहते हैं, लाइसेंस दे रहे हो ताकि वो ब्रिटेन से व्यापार कर सकें और हमें ये बिल्कुल छूट नहीं दे रही है। लेकिन इसके कारण क्या हुआ, यूरोप में विरोधाभास फ्रांस के लिए पैदा होने लगा। तटस्थ देशों पर दबाव, अमेरिका और स्कैंडिनेवियाई देशों जैसे तटस्थ देशों पर भी ब्रिटेन के साथ व्यापार न करने पर दबाव डाला गया। तो जो लोग ना ब्रिटेन के साथ थे ना फ्रांस के साथ थे, उन पर भी ये दबाव डाला गया कि आप जो है इस व्यापार मत कीजिए ब्रिटेन से। सैन्य कार्रवाई की धमकी, जो देश नहीं मानता था उसे ये कहा गया कि आपके साथ हम सैन्य कार्रवाई करेंगे, यानी आप पर हम अटैक करेंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानते। ये किसने कहा, ये फ्रांस ने कहा, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा। अगर नहीं मानते थे तो उन्हें सैन्य कार्रवाई का भी सामना करना पड़ता था, जैसा कि पुर्तगाल को करना पड़ा था। ब्रिटेन का प्रभाव, ब्रिटेन पर क्या प्रभाव पड़ा, ब्रिटेन पर देखिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्या प्रभाव पड़ा था, स्लाइड में देख लीजिए। ब्रिटेन के निर्यात में 1806 जब बर्लिन डिक्री आई 1806 से 1807 के दौरान ब्रिटिश निर्यात में अस्थायी गिरावट आई, जिससे कुछ उद्योगों को नुकसान हुआ। तो मतलब थोड़ा नुकसान तो एकदम होता है ना, जब ऐसी कोई चीज़ आ जाती है तो थोड़ा नुकसान हुआ। और ब्रिटेन ने क्या किया, नए नए व्यापार बाज़ारों की खोज की, जैसे अभी भारत कर रहा है। ट्रम्प जी ने टैरिफ लगा दिया है भारत पर, तो भारत क्या कर रहा है, नए बाज़ार खोज रहा है ताकि हम अपना सामान वहाँ पर भेज सकें, बेच सकें। तो इसी तरीके से ब्रिटेन ने भी नए बाज़ारों की खोज की। ब्रिटेन ने यूरोप के बाहर अपने उपनिवेशों, जैसे भारत है, चीन है, ये उपनिवेश थे, और लैटिन अमेरिका जैसे नए बाज़ारों को अपना व्यापार बढ़ाया। तस्करी में वृद्धि हुई, लोग चोरी छुपे ब्रिटेन से सामान ले जाने लगे। और इन काउंसिल, ब्रिटेन ने जवाई कार्रवाई में फ्रांस और उनके सहयोगियों के बंदरगाहों की नाकाबंदी की घोषणा की। तो ब्रिटेन ने भी इसी तरीके का जवाब दिया, इसको ऑर्ड्स इन काउंसिल कहते हैं। इसमें ब्रिटेन ने क्या किया, ठीक है, यूरोप के देश
अगर हमारा जहाज़ आने जाने नहीं दे रहे हैं तो हम भी यूरोप के देशों को अपने यहाँ नहीं आने देंगे, या हमारी जो कॉलोनी होगी वहाँ हम नहीं आने जाने देंगे। तो इसको कहा गया ऑड्स इन काउंसिलिंग। तो औपनिवेशिक व्यापार का विस्तार हुआ। तो ब्रिटेन ने अपने विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य का लाभ उठाकर यूरोप के बाहर अपना व्यापार बढ़ाया, यानी एशिया में, अफ्रीका में, इन देशों में अपना व्यापार बढ़ाया। अब यूरोपीय देशों पर क्या प्रभाव पड़ा इसको भी हम पहले बता देते हैं, लेकिन फिर बता देते हैं। आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई। ब्रिटिश आयात पर प्रतिबंध के कारण यूरोपीय देशों में कॉफ़ी, चीनी, कपास और औद्योगिक कच्चे माल की भारी कमी हो गई। मुद्रास्फीति और महंगाई, यूरोप में मुद्रास्फीति होने लगी, यानी महंगाई बढ़ गई, यानी कि जो रुपए की कीमत थी उनके यहाँ जो भी चलता था मुद्रा, उसमें उसकी कीमतें आसमान छूने लगी। यानी पहले एक ब्रेड का पैकेट 50 रुपये में आता था, वो 80 रुपये में आने लगा। ठीक है, तो इससे महंगाई बढ़ गई। तस्करी और काला बाजारी होने लगी यूरोप में। तो ब्रिटेन से लोग माल तो चाहते थे, क्योंकि ब्रिटेन माल अच्छा देता था, क्योंकि यूरोप से मंगाता था, एशिया से मंगाता था, अफ्रीका से मंगाता था, भारत जैसे देश से मंगाता था। तो ये लोग तस्करी यानी स्मगलिंग करने लगे, काला बाजारी होने लगी। तो इससे नेपोलियन के नियंत्रण कमज़ोर हुआ। औद्योगिक विकास, कुछ क्षेत्रों में स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला, विशेष रूप से फ्रांस में कपड़ा और चीनी उद्योग विकसित हुए। तो ये भी यूरोप में अच्छा हुआ। ये तो एक पॉजिटिव चीज़ हुई कि यूरोप में जो है फ्रांस में कपड़ा और चीनी उद्योग का विकास हुआ। तो राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय हुआ यूरोप में। तो फ्रांसीसी नियंत्रण के विरुद्ध स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी राष्ट्रों में राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ी। अब वो ये कहने लगे कि फ्रांस ही हम पर नियंत्रण क्यों रखेगा, नेपोलियन बोनापार्ट ही हमारे ऊपर नियंत्रण क्यों रखेगा, हम अपना भी तो हमारा देश है, हम अपना जैसा डिसीजन लेना होगा हम डिसीजन लेंगे। तो ये राष्ट्रवाद की भावना फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय देशों में फैलने लगी। लेकिन ये बाद में जाकर के ये जो महाद्वीपीय व्यवस्था थी वो असफल साबित हुई। क्यों असफल साबित हुई, क्या विफलता थी? क्योंकि इसमें अंदर ही अंदर इसका विरोध होना शुरू हो गया। यूरोपीय जनता का असंतोष, महंगाई और आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण आम लोगों में व्यापक असंतोष फैला, जिसने नेपोलियन की लोकप्रियता कमी हुई। लोगों को सामान की ज़रूरत तो थी, लेकिन और ब्रिटेन से अच्छा सामान आता था, लेकिन अब नेपोलियन के कारण वो सामान लोगों को नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण लोगों में, जनता में, यूरोप की जनता में असंतोष फैल रहा था। सहयोगी शासकों का विरोध, नेपोलियन द्वारा नियुक्त शासक जैसे हॉलैंड के लुई बोनापार्ट ने अपने देश के हितों की रक्षा के लिए महाद्वीपीय व्यवस्था पूरी तरह का पालन नहीं किया। अर्थात जो नेपोलियन के जो सहयोगी देश थे, जो भी जिन देशों से उनका अच्छा सहयोग चलता था, वो भी नेपोलियन से नाराज़ हो गए कि हमारे यहाँ सामान नहीं आ पा रहा, हमारी जनता विद्रोह कर रही है और हम अपना सिस्टम खुद बनाएंगे, आप हमारे ऊपर सिस्टम नहीं ला देंगे। तो इससे भी क्या कहते हैं, ये एक विफलता हुई। स्पेन और पुर्तगाल ने भी इसी प्रकार का विद्रोह किया और व्यापक तस्करी, बहुत बड़े पैमाने पर ब्रिटेन से तस्करी होकर के सामान यूरोप में आने लगा। और नेपोलियन की खुद अपनी विरोधाभासी नीतियों से यह महाद्वीपीय व्यवस्था असफल साबित हुई, क्योंकि नेपोलियन को हमने आपको बताया था कि कुछ अपने सहयोगियों को और राजस्व के लिए उसने लाइसेंस जारी किए थे। और जो है इसमें वो लोग जिनको लाइसेंस मिले थे, वो लोग क्या कर सकते थे, वो ब्रिटेन से व्यापार कर सकते थे। तो ये जो नीति थी ये खुद नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ चली गई थी। विफलता के कारण क्या क्या थे? विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य, ब्रिटेन की शक्ति जो है बहुत ज़्यादा थी। उसके पास एशिया, अफ्रीका, अमेरिका के विशेष उपनिवेश थे, जिससे यूरोप के बाहर उसने व्यापार किया। नौसेना में तो आपको मालूम है कि ट्राफलगर की जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद ब्रिटिश नौसैनिक समुद्र पर हावी हो गया और अपने व्यापारिक मार्गों की रक्षा कर सकता था, क्योंकि उसकी सेना बहुत मजबूत थी। तो अपने जो उसके व्यापारिक मार्ग थे उसकी वो रक्षा अपनी सेना से करता था। औद्योगिक क्रांति का लाभ, ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति का अग्रणी था, यानी औद्योगिक क्रांति यानी मशीनरी सिस्टम सबसे पहले ब्रिटेन में आया था, जिससे उत्पादन जो था, जो सामान था वो सस्ता बनने लगा और बेहतर गुणवत्ता वाला बनता था। तो ब्रिटेन की जो सामान की मांग थी वो यूरोप में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन नेपोलियन के कारण
ये मांग पूरी नहीं हो पा रही थी क्योंकि नेपोलियन मांग बीच में अड़ंगा डाले था। उसकी अपनी एक ईगो था, वो ब्रिटेन को हराना चाहता था, ब्रिटेन को हरा नहीं पाया था युद्ध में। रूस द्वारा व्यवस्था का उल्लंघन। 1810 के बाद रूस ने महाद्वीपीय व्यवस्था का पालन करना बंद कर दिया, ब्रिटिश व्यापार को अनुमति दी, जिससे नेपोलियन का रूस अभियान शुरू हुआ। तो इसको हम लोग विस्तार से थोड़ा सा देख लेते हैं कि रूस की जो अर्थव्यवस्था थी वो निर्यात पर बहुत निर्भर करती थी। यानी निर्यात मतलब अपने देश से सामान कुछ भेजना, तो अनाज है और कच्चा माल है वो निर्यात करता था, भेजता था। तो और ब्रिटेन बहुत बड़ा उसका जो है खरीदार था कच्चे माल का और कपड़े का, अनाज का। तो जब अब रशिया भेज नहीं पा रहा था तो रशिया में क्या हुआ, किसान और मजदूर दोनों लोग बहुत परेशान हो गए। तो रूस को भी आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो रहा था। तो रूस ने क्या किया कि रूस में जो है औद्योगिक माल की कमी होने लगी और रूस को ब्रिटेन से मिलने वाले औद्योगिक माल में कमी होने लगी और इस प्रकार से रूस ने ये कह दिया कि अब हमको इस महाद्वीपीय व्यवस्था में नहीं रहना है और हम आपसे बाहर निकल रहे हैं। तो जब रूस ने ये घोषणा की तो ये एक तरीके से रूस में विद्रोह शुरू हो गया था। रूस की जो जनता थी और व्यापारी थे वो नेपोलियन की व्यवस्था से नाराज़ थे कि हमारे देश पर तुम क्यों नियम चला रहे हो, तुमको अपना चलाना है तो चलाओ। तो रूस के जो ज़ार थे, रूस में जो राजा होता है उसको सम्राट नहीं कहते, सुल्तान नहीं कहते, उसको ज़ार बोलते हैं। रूस के जो ज़ार थे अलेक्जेंडर प्रथम, उन्होंने 1810 में इस महाद्वीपीय व्यवस्था या कॉन्टिनेंटल सिस्टम से का पालन करना कम कर दिया और रूसियों ने चोरी छुपे जो है ब्रिटेन से व्यापार करना शुरू कर दिया और इसे ही रूस का विद्रोह कहा जाता है। इसमें क्या नतीजे हुए, इसमें नेपोलियन को लगा कि रूस अब उसकी बात नहीं सुन रहा है, तो नेपोलियन और रूस के रिश्ते ख़राब होने लगे और 1812 में नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण कर दिया। लेकिन रूस की जो एटमॉस्फेयर था, जो जलवायु थी वो बहुत ठंडी थी और इसके कारण नेपोलियन की बहुत बड़ी हार होती है रूस में और रूस जो है इस महाद्वीपीय व्यवस्था से बाहर निकल जाता है। महाद्वीपीय व्यवस्था का अंत कैसे होता है यह हम आपको बता चुके हैं कि रूस का विद्रोह होता है और रूस ने महाद्वीपीय व्यवस्था का पालन करने से इनकार कर दिया और इसके बाद रूस ने अभियान किया, यानी युद्ध किया, युद्ध की घोषणा की रूस के खिलाफ फ्रांस ने और अपनी सेना लेके चला। लेकिन वहाँ पर इसमें 1812 में फ्रांस को रूस के खिलाफ युद्ध में असफलता मिली क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था रूस में बहुत ठंडक पड़ रही थी और इसके कारण वो सैनिक झेल नहीं पाए और रूस की उसकी ग्रैंड आर्मी का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया। कई राष्ट्रों ने भी अब विद्रोह करना शुरू कर दिया था रशिया को देख करके, जिसमें प्रशा था, ऑस्ट्रिया था, स्वीडन था। इन्होंने भी अब नेपोलियन की इस महाद्वीपीय व्यवस्था से निकलने का मन बना लिया और क्या कहते हैं इन्होंने विद्रोह कर दिया और ब्रिटेन के साथ गठबंधन किया। भाई सबको सामान चाहिए था, सब कोई भी अपनी अर्थव्यवस्था आपके कहने पर यानी लुई 16वें के कहने पर क्यों ख़त्म कर लेगा। पेरिस की संधि होती है, पेरिस की संधि, पेरिस की हार और इसको हम लोग देखते हैं। पेरिस की संधि तो जगह थी फ्रांस की राजधानी पेरिस और नेपोलियन बोनापार्ट लगातार यूरोप पर कब्ज़ा कर रहा था। तो 1812 में रूस पर हमला करके वह बुरी तरह हार गया था, यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और फिर 1813 में लाइप्ज़िग की लड़ाई होती है और इसमें नेपोलियन को चुनौती कौन कौन देश देते हैं हमने आपको बताया, प्रशा देता है, ऑस्ट्रिया देता है, ब्रिटेन देता है, ये तीनों, रशिया देता है, ये सब मिल करके अब फ्रांस को चुनौती देते हैं यानी नेपोलियन को चुनौती देते हैं। ये 1813 की लाइप्ज़िग की लड़ाई थी। इसमें ये 1814 तक ये देश फ्रांस की राजधानी पेरिस पर कब्ज़ा कर लेते हैं और नेपोलियन को अब सत्ता छोड़नी पड़ती है और उसे एल्बा द्वीप, एक द्वीप था एल्बा द्वीप, वहाँ पर भेज दिया जाता है। और इसी के साथ पेरिस की संधि होती है 1814 में, जब नेपोलियन की हार हो जाती है इस युद्ध में। तो इसके बाद पेरिस की संधि होती है जिसमें फ्रांस और मित्र राष्ट्र
फ्रांस थे और एक तरफ मित्र राष्ट्र मतलब जो मिलकर के युद्ध लड़े थे, जिसमें कि ब्रिटेन था, रशिया थी, ऑस्ट्रिया था, प्रशा था, ये सब, और एक तरफ फ्रांस था। इनके बीच में एक समझौता होता है जिसको पेरिस की संधि कहते हैं। ये पेरिस में हुई थी, क्योंकि पेरिस फ्रांस में है इसलिए इसको पेरिस संधि कहते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ फ्रांस पर थोपा नहीं गया था। 1792 का जो इनका संविधान बना था, या 1792 का के समय जो इनकी सीमाएं थीं फ्रांस की, वही सीमाएं मानी गई जो नेपोलियन बोनापार्ट ने सीमाएं बढ़ा ली गई थी। कई देशों पर कब्जा कर लिया था, कई देशों की सीमाओं पर अतिक्रमण किया था, उसको नहीं माना गया। 1792 तक जो फ्रांस की भौगोलिक स्थिति थी, जो नक्शा था, उसी को माना गया। फ्रांस को कोई ज़्यादा बड़ा कठोर दंड नहीं दिया गया। फ्रांस में एक यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्रांस में फिर से बूरबन वंश, यानी कि अब फिर से फ्रांस में राजशाही आ गई। देखिए, राजशाही के लिए ये हुआ था सब कुछ, और फिर से फ्रांस में अब राजशाही आ गई और लुई 18वें को वहाँ गद्दी पर बैठा दिया गया। फ्रांस को अपने द्वारा जीते हुए देशों से जो भी उसने देश जीत लिए थे, जैसे स्पेन जीत लिया था, इटली जीत लिया था, जर्मनी के हिस्से काफ़ी जीत लिए थे, नीदरलैंड जीत लिया था, इन सब से हाथ धोना पड़ गया। इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि नेपोलियन सत्ता से बाहर हो गया और यूरोप में शांति लौट गई। तो इसके बाद वियना कांग्रेस होती है। वियना कांग्रेस क्यों हुई? पेरिस की संधि तो आपने पढ़ ली कि नेपोलियन हार गया और एल्बा द्वीप भेज दिया गया। इसके बाद पेरिस की संधि होती है, लेकिन इसके बाद फिर एक वियना कांग्रेस की भी का भी 1814 में गठन होता है, क्योंकि जहाँ पे नेपोलियन को भेजा गया था वहाँ से वो भाग निकलता है, एल्बा द्वीप, वहाँ से वो भाग निकला और फ्रांस में फिर से वो आ गया, ठीक है। और 100 दिन तक इसने शासन किया फ्रांस में फिर से, तो उसको कहते हैं 100 डेज रूल। फ्रांस में उसने सत्ता पकड़ ली, सत्ता फिर से अपने हाथों में ले ली और उसको बोलते हैं 100 डेज रूल। और 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई, ये उसमें ये नेपोलियन हार गया और इसको जो है इसकी ये वाटरलू की लड़ाई के बाद इसको सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासित कर दिया गया था। और इसी के बाद जो है पेरिस की संधि हुई थी 1815 में। इसमें वियना कांग्रेस जो है, आसान शब्दों में इसको हम आपको समझाते हैं कि वियना कांग्रेस। तो पेरिस की संधि आपको समझ में आ गई कि पेरिस की संधि हुई और पेरिस की संधि के बाद एल्बा द्वीप में इसको भेज दिया गया और उसके बाद वहाँ से एल्बा द्वीप से भाग करके ये फिर आ गया और जो है इसने फिर 100 दिन तक शासन किया, इसको 100 डेज रूल कहते हैं। और इसके बाद फिर वियना कांग्रेस का गठन हुआ, क्योंकि इसके बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया था, जहां उसकी फिर बाद में मृत्यु हो गई। तो वियना जो थी वो ऑस्ट्रिया की राजधानी थी। जर्मनी का पहले अभी एकीकरण नहीं हुआ है, तो जर्मनी का ही एक हिस्सा है ऑस्ट्रिया, तो वहाँ की राजधानी है वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी थी। नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप के लगातार युद्धों में झोंक रहा था। उसकी हार जो हुई थी पेरिस की संधि और एल्बा में निर्वासन के बाद यूरोप की शक्तियाँ इकट्ठी हुईं। और कौन कौन इस वियना कांग्रेस में शामिल हुआ? इसमें ऑस्ट्रिया हुआ, ऑस्ट्रिया के मैटरनिक शामिल हुए, ब्रिटेन के कैसलरे हुए, रूस के ज़ार अलेक्जेंडर प्रथम हुए और प्रशा से हार्डेनबर्ग नाम के व्यक्ति जो थे, जो उनके प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर थे, वो इस वियना कांग्रेस की संधि में शामिल हुआ। और एक तरफ फ्रांस था। फ्रांस में हालांकि नेपोलियन हार चुका था, फिर भी फ्रांस को बुलाया गया ताकि यूरोप में संतुलन बरकरार रहे। क्या उद्देश्य था इस वियना कांग्रेस का? नेपोलियन के बाद यूरोप की सीमाएं तय करना। तो आपको मालूम है कि पेरिस की संधि के समय में भी तय कर दी गई थी कि 1792 तक का जो यूरोप फ्रांस का नक्शा था वही नक्शा रहेगा। तो इसमें भी जो है फ्रांस ने ये उसका मेन उद्देश्य यही था कि नेपोलियन के बाद यूरोप की जो नई सीमाएं हैं उनको तय करना, पुराने राजघरानों को फिर से सत्ता में बहाल करना और किसी भी देश को शक्तिशाली बनने से रोकना ताकि कोई नेपोलियन जैसा फिर से व्यक्ति ना बन सके। ये वियना कांग्रेस के मुख्य उद्देश्य थे। क्या क्या फैसले लिए गए इस वियना कांग्रेस में? नेपोलियन से छीने गए सारे इलाके वापस ले लिए गए
और फ्रांस को 1792 की सीमाओं में लौटा दिया गया। यानी जो पेरिस की संधि में भी 1792 का जो नक्शा था, 1792 में जो फ्रांस की स्थिति थी, वही वियना कांग्रेस में भी 1792 का नक्शा बना रहा। फ्रांस में बॉर्बन वंश की स्थापना, वही चीज़ जो पेरिस की संधि में चली वही वियना कांग्रेस में चली, फिर से बैठा। नीदरलैंड प्लस बेल्जियम को मिलाकर नीदरलैंड का राज्य बना, ताकि फ्रांस को रोका जा सके। रूस को पोलैंड का एक बड़ा हिस्सा मिला। रूस ने चूँकि विरोध किया था इसमें महाद्वीपीय व्यवस्था में बाद में चल करके, तो रूस को पोलैंड का हिस्सा मिला। जर्मन में क्या हुआ, तो जर्मन परिसंघ बनाया गया जिसमें 39 छोटे छोटे राज्य। अभी जर्मनी नहीं कहलाता है जर्मनी, बाद में जर्मनी का एकीकरण होगा, जिसमें अभी जर्मन परिसंघ बनाया गया या कॉन्फेडरेशन बनाया गया। इसमें 39 छोटे छोटे राज्य शामिल हुए और स्विट्ज़रलैंड को एक तटस्थ देश घोषित किया गया। तो लगभग इसका परिणाम क्या निकला वियना कांग्रेस का, यूरोप में लगभग 100 साल तक कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। फिर 1815 से 1914 तक, ये आप देख रहे हैं 1815 है, और प्रथम विश्व युद्ध होगा 1914 में। तो 100 साल तक यूरोप में शांति बनी रही। और लेकिन यूरोप में राष्ट्रीयता और उदारवाद की भावना दबा दी गई। आपको मालूम है कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वो राष्ट्रीयता को लेकर हो गई, लेकिन बाद में फिर से वहाँ पर राजा का शासन, बूर्बो वंश आ गया। जर्मनी और इटली जैसे देशों के एकीकरण की चाह रखने लगे। अब जर्मनी जो था वो भी, जो उसके 39 छोटे छोटे स्टेट बटे हुए थे, वो चाह रहा था कि हमारे स्टेट मिल करके एक कोई देश बने, एक पूरा देश बने जिसको जर्मनी कहा जाए। और इसी तरह इटली भी अलग अलग स्टेट में बटा हुआ था, वो भी चाह रहा था कि हमारा पूरा एक हो जाए और हमारा भी एक देश कहलाए। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 10 में रूस ने विद्रोह किया, रूस पर आक्रमण किया नेपोलियन ने, और लगभग 60,000 सैनिकों के साथ युद्ध किया, 6 लाख सैनिकों के साथ, और रूस से उसको पीछे हटना पड़ा। उसके 30,000 सैनिक ही जीवित रहे, यानी समझ लीजिए कि कितने सैनिक उसके मारे गए। फिर लिप्जिग की लड़ाई हुई, हमने आपको बताया था कि लिप्जिग की लड़ाई में एक तरफ फ्रांस था, दूसरी तरफ मित्र देश थे जैसे ब्रिटेन हो गया, आपका रशिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, प्रशा हो गया। ये लिप्जिग की लड़ाई में फ्रांस की पराजय हुई, नेपोलियन हार गया, और 1814 में नेपोलियन ने अपना पद त्याग कर दिया, और इस प्रकार से महाद्वीपीय व्यवस्था का अंत हो गया, और एक नेपोलियन का भी एक तरीके से अंत हो गया। निष्कर्ष क्या निकलता है महाद्वीपीय व्यवस्था का? आर्थिक युद्ध का प्रथम प्रयोग। तो पहली बार दुनिया में आर्थिक युद्ध भी हो सकता है, किसी को हम आर्थिक तौर पे भी तोड़ सकते हैं किसी देश को, इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। लेकिन ये विफल रही, ये जो है नीति जो बनाई गई थी फ्रांस द्वारा, नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा, ये पूरी तरीके से विफल रही। यूरोपीय एकीकरण का प्रयास हुआ। इसके बाद क्या हुआ यूरोप में, यूरोप के 2 महत्वपूर्ण देश आपस में मतलब एकीकरण का प्रयास करने लगे, जिसमें जर्मनी और इटली हैं। ये 2 अलग अलग देश थे, लेकिन ये छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। तो ये कोशिश करने लगे कि हम सब एक मिल करके, यानी जर्मनी अलग और इटली अलग मिल करके जो है अपना एक देश बना ले। नेपोलियन के पतन की भूमिका, तो महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण यूरोप को बड़े असंतोष और रूस के साथ संघर्ष ने अंततः नेपोलियन का पतन इसी के साथ शुरू हो गया, और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव पड़ा इसका। तो इस तरीके से हम लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था को पढ़ लिया है, और आज की ये स्लाइड यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। ये टॉपिक यहाँ समाप्त हो रहा है।